हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं अनामिका अजय मिश्रा। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के कामों का ब्यौरा दिया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की वजह से विकास की गति उतनी नहीं हो पाई जितनी हम चाहते थे। उन्होंने कहा कि 600 दिन के कार्यकाल के दौरान 400 दिन कोरोना का कहर जारी रहा। हालांकि सरकार ने कोरोना की पहली लहर के अनुभवों से दूसरे लहर में हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी करने के लिए मंत्रिमंडल ने डबल शिफ्ट में काम किया। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को जारी रखने के लिए पूरे मंत्रिमंडल और नौकरशाहों ने डबल शिफ्ट में काम किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के नागरिकों को सम्मान मिले और राज्य स्वाभिमानी बने, इसके लिए हर परिवार को पहचान पत्र दिया गया। सीएम की बड़ी बातें देखिए जरा। गरीब कल्याण सरकार की प्राथमिकता। पुरानी सरकारों के मुकाबले 2 गुना काम किया। किसान हित में शुरू की मेरी फसल मेरा ब्यौरा। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की। प्रदेश की स्वामित्व योजना को देश ने अपनाया। स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा हमारी सोच। गरीबों को घर देने के लिए किया जा रहा है काम। प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण। महामारी में शिक्षा को ऑनलाइन किया गया। पानीपत हिसार में ऑक्सीजन के 2 प्लांट बनाए। ये कोरोना से जंग पर बोले सीएम। कहा इन्होंने कि महामारी के दौर में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई। महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख की राशि। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की सप्लाई बड़ा चैलेंज था। सीएम ने कहा कि 12 लाख असंगठित लेबर को मिलेंगे 5,000 रुपए। 3 लाख बीपीएल दुकानदारों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। आशा वर्कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 5-5 हजार देने की घोषणा की। कृषि कानून और खेती पर कहा सीएम ने कि 3 कृषि कानूनों से किसानों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसानों को जो सुविधाएं अब मिल रही हैं, भविष्य में भी जारी रहेंगी। सीएम ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसान के हित में शुरू किया। इस योजना को हमने शुरू किया, बाकी प्रदेश भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। 11 फसलों की खरीद हम कर रहे हैं। पहली बार किसानों को सीधी पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट की कोई बिचौलिया नहीं। 1700 से 1800 करोड़ किसानों को गया है पैसा। 3 कृषि कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। परिवार समृद्धि योजना पर सीएम ने कहा कि यह योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की। केंद्र की तर्ज पर हमने भी 6,000 का ऐलान किया। नीति आयोग की रिपोर्ट 2020 की रैंकिंग बढ़ी। सबसे तेजी से विकास में हरियाणा नंबर 1। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, शिक्षा को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री ने वो देखें आप। शिक्षा को मजबूत करने का काम किया है। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। हायर एजुकेशन का लोन सरकार की गारंटी पर मिलेगा। 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे।
आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को मोबाइल दिए गए। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई। प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण की योजना तैयार की। पानी की कमी पर ये बातें रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा, हमने जल संरक्षण योजना तैयार की। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की हमने शुरुआत की। SYL के मुद्दे पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य ने SYL को लेकर उलझा रखा है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरा होने पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा है कि सरकार सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि 600 दिनों के गठबंधन सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। इसके अलावा सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में सरकार नाम की चीज देखने को नहीं मिली। वैक्सीनेशन तो दूर की बात, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव के चलते लोगों की जानें गई। 600 दिन की गठबंधन सरकार की गिनाने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। मुख्यमंत्री अगर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। इन 600 दिन में पूरे हरियाणा प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, आज तक 1966 से लेकर आज तक इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी जितनी बेरोजगारी बढ़ी है। अगर मुख्यमंत्री जी के अंदर वास्तव में ही कोई नैतिकता होती और कृषि प्रधान प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का ये दायित्व निभाते तो कम से कम इनको केंद्र सरकार पे दबाव बढ़ा के उन किसान संगठनों की केंद्र सरकार से इनकी बात करवाते और कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन खत्म करवाने का प्रयास करते ताकि हमारा प्रदेश दोबारा उन्नति की राह पे, समृद्धि की राह पे, संपन्नता की राह पे। फरीदाबाद के खोरी गांव के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा डर बना हुआ है इन दिनों। डर ऐसा जिसे सोचकर भी लोगों की टेंशन बढ़ जाए। जी हाँ, सिर के ऊपर से छत चले जाने का डर है ही ऐसा, अपने आप में एक बड़ी परेशानी का सबब है। आजकल इस गांव के हजारों लोग इसी डर के साए में जी रहे हैं। उधर जब हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की तो लोगों के चेहरों पर उदासी साफ दिखी। उन्होंने कैमरे के सामने अपना दुख बयां किया, दर्द रखा। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 15 सालों से यहां रह रहे हैं, लेकिन अचानक से यह फैसला आना हमारे पैरों से जमीन खिसक जाने जैसा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खोरी गांव में जंगल की जमीन में अनधिकृत रूप से घर बनाने वाले 10,000 परिवारों के घरों को गिराने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश पर रोक लगाने से इनकार के बाद अब सैकड़ों परिवारों को बेघर होने का डर है। कोर्ट ने 7 जून को जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। खोरी गांव की हकीकत हम लोगों ने ग्राउंड जीरो से दिखाई। जिस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आदेश आया है उसके बाद से जो लोग हैं लगातार पलायन कर रहे हैं। पर कई ऐसे लोग हैं जो कि सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे ऊपर बुलडोजर चलाई जाए या फिर हमें यहीं हमारे ऊपर क्रेन चला दी जाए, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। क्योंकि 20 साल से काफ़ी जो पुराने जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे राशन कार्ड की बात करें, वोटर आईडी कार्ड की बात करें, साफ तौर पर जो लोग हैं नेताओं को कोसते हुए नजर आ रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड है और वोट के नाम पर कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट मांगने जरूर नेता आते हैं। पर वो नेता कहाँ हैं जब हमारे मकानों को उजाड़ा जा रहा है। साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूँगा ग्राउंड जीरो पर है ये तमाम जो बड़े मकान हैं, इसी तरीके से पूरे काफ़ी बड़े एरिया में ये फैले हुए हैं, पहाड़ों के बीच में। देखिए पहाड़ों के बीच में ये कहीं ना कहीं पूरे गाँव को बसाया गया था, यानी कि पहाड़ों का
का चीरहरण कर कर इस गांव को यहां पर बसाया गया था। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उसके बाद से लोगों का पलायन जरूर है, पर कई ऐसे लोग हैं जो सरकार को चेतावनी जरूर दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होने वाली हैं साफ तौर पर, क्योंकि जो लोग हैं वो साफ तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम प्रशासनिक अधिकारियों चाहे हमारे पर क्रेन चलाए, बुलडोजर चलाए, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी लोगों को यहाँ से हटाने का काम करते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 दिन का समय और दिया है। 2 दिन के बाद यहाँ पर कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारी करते हुए नजर आएंगे। राजा पटेल, हरियाणा न्यूज, फरीदाबाद। कालावली के एक व्यापारी राकेश कुमार को बिजली बिल ने परेशान करके रख दिया। राकेश राइस मिल चलाते हैं जिसका बिजली बिल 90 करोड़ से ज्यादा का है। राकेश कुमार ने बताया कि रूटीन में सीजन के समय मिल का बिजली बिल 5 से 6 लाख का आता था, लेकिन अब जो 90 करोड़ से ज्यादा का बिल आया है उसने राकेश के होश उड़ा दिए। राकेश का कहना है कि बिजली निगम को देखकर बिजली बिल भेजने चाहिए। इन बिलों को ठीक करके अपनी लापरवाही को भी ठीक करनी चाहिए। 90 करोड़ 1,37,618 रुपए। पहले कितना बिल आता था आपका? पहले 5-6 लाख रुपए आता था। रादौर में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के उस फैसले का विरोध किया जिसमें फ्री किताबों की जगह पैसे बच्चों के खातों में डालने का ऐलान किया गया। अध्यापक संघ का कहना है कि पहले तो बच्चों के खाते खुलवाना ही बड़ी चुनौती है और अगर खाते खुल भी जाते हैं तो उन खातों में राशि आधी ही आती है, जबकि किताबें बच्चों के लिए पहली बुनियादी जरूरत है जो स्कूल खुलते ही बच्चों को चाहिए। अध्यापक संघ का कहना है कि महामारी के समय में पहले ही बच्चों के पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, ऊपर से किताबें ना देकर शिक्षा विभाग और नुकसान करके सार्वजनिक शिक्षा से पल्ला झाड़ रही है, जिसको लेकर अध्यापक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर फैसले को वापस लेने संबंधी एक ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा। बहादुरगढ़ में एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कसार गांव के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर शाम मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मुकेश पर तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। मुकेश इस हमले में 90% तक झुलस गया। घायल को बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने किसानों पर अब परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही मृतक के परिवार ने मृतक का शव लेने से मना करते हुए सरकार से मुआवजे, सरकारी नौकरी और सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि आंदोलनकारी किसानों को भी गांव से दूर बसाया जाए। और कल पता नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो रात को 9 बजे हमारे पास इतला आई, एक आदमी आया पेट्रोल पंप जो मेरे गाँव का नौकरी करता है कि भैया तेरे भाई का किसी ने आग लगा दी और जला दिया, और वो बाईपास पे पेट्रोल पंप के सामने पड़ा। तो मैं और मेरा छोटा भाई घर से जब भागे तो यही बात चलाया कि मेरे को आग लगा दी। आग किसने लगाई है? किस नाम का बता रहा है, हर एक संदीप नाम बताया, और 2 और थे, उसका नाम थे, उनका नाम नहीं बता पाया। पहले पुलिस से पीआई पुलिस इंफॉर्मेशन मिली थी जीएच से बर्न केस के अंदर एडमिट है मुकेश नाम का, गाँव का था, 42 ईयर्स है। उसके बाद ये ब्रह्मशक्ति में लेके गए थे, वहाँ इसकी डेथ हो गई। तो इसका जो भाई है उसके स्टेटमेंट के ऊपर 307 FIR 307 IPC का हुआ था, उसकी डेथ होगी 302 में कन्वर्ट हो चुकी है वो। और उनकी स्टेटमेंट जो FIR लॉन्च करवाई, उन्होंने बताया कि उसका भाई जो है गया था उधर किसान आंदोलन है, आंदोलनकारियों ने वहाँ पे भाई नेम बताया किसान नाम का, और एक और कोई बता रहे संदीप, और 2 कोई और अन्य। और उनका जो स्टेटमेंट जो FIR लॉन्च करवाई उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तेल छिड़क के, जो आंदोलनकारी तेल छिड़क के उनकी तेल
सिरसा में जलघर के कर्मचारियों ने जलघर में महिला जेई पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। कर्मचारियों ने जेई और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और जेई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि जब वो काम पर जाने के लिए सामान उठाने के लिए चाबी लेने गए तो महिला अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी को लेकर कर्मचारियों ने जल स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन किया। ओएसडी संदीप कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में है, कमेटी का गठन कर दिया है। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाएंगे ताकि कोई हल निकले। ये जी हम ड्यूटी पे बैठे थे, ठीक है, तो ड्यूटी से बच्चे चाबी लेने के लिए घर पे गए, चाबी भूल गए थे। उनके कोई ड्राइवर ड्रूवर है जो चकले चलते सामान, उस पे कोई ये चौकीदार है तो है नहीं जी, ठीक है। बोली ये तो आपका रोज का ही धंधा बन गया, भी चाबी ले गए और सामान लेने के लिए गए बच्चे, चलो ड्यूटियों पे जाना है गए तो आप बदतमीज तो नहीं बोल सकते। काम ये है, मेरे को दिखाई मत दो। बोली मैं आपको देखना नहीं चाहती, मैं डीसी के जा रहा हूँ, वो उसका घर वाला बोलता है मैं डीसी के दरखास्त दूंगा, आपकी पक्कों के 3-3 महीनों की तनख्वाह काटूंगी और कच्चे मेरे कोई कर्मचारी नहीं है, कच्चे आप चले जाओ, दफा जाओ यहाँ। बोली ये बाहर हो, बोली यहाँ से। मेरे नोटिस में आया, अभी कर्मचारी मेरे पास आए, उन्होंने रिटर्न में मुझे एप्लीकेशन दी है, उसके लिए मैंने एक कमेटी बना दी है जिसमें कर्मचारियों को और उनको मैडम को मंडे को बुला दिया और मंडे को जो भी हल होगा। रतिया में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने दूध की डेयरियों पर छापेमारी की, जहां से टीम ने दूध, दही और घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए, जिससे डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला झज्जर से सामने आया। यहां पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की सूचना पर लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि ठगी करने वाले शख्स की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है, जो लोगों को नकली मशीन से अल्ट्रासाउंड करने के नाम पर ठगता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिनांक 14/6/21 को नोडल अधिकारी झज्जर डॉक्टर ममता ने फ़ोन किया कि गांव माछरौली से आके लड़का लड़की जो जांच करता था वह लड़का हमने पकड़ रखा और आप जल्दी पहुंचो। जिस इतला पर मैं और मेरा स्टाफ माछरौली पहुंचे, जहां से जयदीप उर्फ शेखर सन ऑफ जगबीर गांव पातड़ी को गिरफ्तार किया और उसका पुलिस रिमांड लिया। कल उसको पेश अदालत किया। अंबाला के डीसी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर बरसात से पहले की स्थितियों पर चर्चा की, जाना कि बरसात को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। साथ ही डीसी ने सभी अधिकारियों को बरसात से पहले ही ड्रेनों और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के संकेत दिए हैं। साथ ही राजस्व विभाग की टीम द्वारा बाढ़ बचाव कार्य की रिहर्सल भी की जा रही है। दरअसल बरसात के मौसम से पहले ही सभी विभाग की तैयारियों में जुट गए हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। अंबाला में एसडीएम ऑफिस और सिंचाई विभाग में बाढ़ सहायता कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां जनता फोन कर मदद ले सकती है। अभी बारिश का सीजन आने वाला है, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए हमने फ्लड कंट्रोल की मीटिंग्स भी ली है। आते ही मैंने पहले दिन भी सबसे पहली मीटिंग में फ्लड कंट्रोल की ली थी, तो इसमें मौका मुआयना भी करा गया है, मेरे द्वारा भी करा गया है, बाकी ऑफिसर्स के द्वारा भी करा गया है। तो जितने भी हमारे शहर के थ्रू नालियां जाती हैं या ड्रेन्स जाती हैं, तो उन सभी की एक बार रिपोर्ट ले ली गई है और उनकी क्लीनिंग सारी करवा दी गई है। तो अब की बार हम आशा करते हैं कि वहाँ पे पानी भराव, जल भराव नहीं होगा और जितना भी डिस्पोजल है वो जाके आगे जाके नदियों में जाके मिल जाएगा। कंट्रोल रूम में हमने इस्टेब्लिश करे हैं, हर साल का प्रोटोकॉल वैसे रहता है। तो इसमें मैंने भी पर्सनली कंट्रोल रूम में फ़ोन करके जांचा है। इसमें हमारे नोडल ऑफिसर डीआरओ साहब हैं, तो इसमें जो भी कंप्लेन आएंगी या फिर जो भी किसी को दिक्कत आती है वो यहाँ पे फ्लड कंट्रोल रूम में अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है या कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अंबाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 88 देसी शराब की बोतलें और 5 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की। साथ ही पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को भी हिरासत में लिया है। आज हमें गुप्त सूचना मिली कि सुरेंद्र सिंह हैप्पी निवासी काजीवाड़ा जो अवैध शराब बेचता है, जिस सूचना के आधार पर मैंने उसके मुताबिक अपने सहयोगियों के साथ छापा मारा। तो उस दौरान हमने
उसके मकान के साथ उनकी दीवार के पास एक एक्टिवा खड़ा रखी थी। उसने एक्टिवा पे वो छुपा के रख रखी थी और अवैध शराब 88 पौवे देसी और 5 बोतल अंग्रेजी बरामद हुई है, जो इन सभी को हमने कब्जे में ले लिया, एक्टिवा को कब्जे में ले लिया है और उस आधार पे हमने उसके खिलाफ हैप्पी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी तफ्तीश जारी है। जींद के हैबतपुर में ग्रामीण गंदे पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह से पहले गंदे पानी की निकासी होती थी वहीं अब मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने सीवरेज निकासी के प्रबंध का आश्वासन दिया था, लेकिन उनकी समस्या ऐसे ही बनी हुई है। इसी को लेकर उन्होंने आज निर्माणाधीन कॉलेज के ऊपर ताला जड़ दिया। गोहाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदम लोगों के लिए राहत देने वाले साबित हो रहे हैं। गोहाना मेडिकल विभाग द्वारा अलग अलग कॉलोनियों में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन के दूसरी डोज के टीके लगवाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दूसरी डोज लगवाने पर ही वैक्सीनेशन का पूरा फायदा मिलेगा। हुकुमचंद मंडी में वैक्सीनेशन के लिए चौथा कैंप लगाया गया। कैंप में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का टीका लगा। सेकेंड डोज कोवैक्सीन का कैंप है और इनका सेकेंड डोज जो थी कोवैक्सीन की 18 प्लस की, तो अब उनका टाइम पीरियड आ चुका है। तो उनको जितने भी 18 प्लस के कोवैक्सीन सेकेंड डोज के लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे हुकुमचंद मंडी स्थानक भवन पे जो है वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और 2 कैंप हमारे सिविल हॉस्पिटल गोहाना में चल रहे हैं 18 प्लस के कोविशील्ड के फर्स्ट डोज सेकेंड डोज प्लस 45 प्लस की फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों हमारी जो वैक्सीनेशन चल रही है सिविल हॉस्पिटल गोहाना। यमुनानगर पुलिस ने मिसाल पेश की है। पुलिस पर अक्सर आरोप लगते हैं कि निर्दोष को केस में फंसा दिया, लेकिन यहां पर इसके उलट एक सच्चाई ये भी है कि पुलिस निर्दोष को बचाती ही नहीं, सच सामने भी लाती है। ऐसा ही काम हुडा थाना पुलिस ने किया। करीब 3 महीने पुराने ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस ने रेप पीड़िता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। इस दौरान सच सामने आया कि लड़की का ब्लैकमेलिंग केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे केस में आरोपी बनाकर जेल भेजने की बजाय तथ्यों के आधार पर केस से डिस्चार्ज कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। आपका जिला आपकी खबर में यही रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं